Hello dear students, this is Amar Sharma, your chemistry tutor. You are watching my YouTube channel Chemia Chemistry Classes, the Concept Booster. और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जो कि आपका भी अपना YouTube चैनल है। तो जैसा कि आपको पता है, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसका जो बोर्ड एग्जाम में वेटेज है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं होगा कि भाई हमने क्या पढ़ना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट वी हैव टू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन में हम दो चीजें यहां पर कंपेयर करके पढ़ेंगे, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। अब एमॉर्फस सॉलिड्स जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, कंपेयर करना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन इसका डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डिटेल स्टडी है दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, और जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, कैसे क्रिस्टल बना है, उसमें कौन कौन से मेन फंडामेंटल्स होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है, यानी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है कि उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो हमारे रहेंगे लैटिस पॉइंट्स, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल या यूनिट सेल्स। बहुत तरीके की यूनिट सेल्स होती है, उनको हम डीपली पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। अब यहाँ पे सारी चीजें कंबाइंड होकर बना देती है हमारी क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ेंगे, ब्राविस लैटिसेस जो होते हैं वो क्रिस्टल सिस्टम के अंडर आएंगे, आगे हम स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट दी टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, जब सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास आते हैं, तो वहां पर पैकिंग होती है, और उस पैकिंग की वजह से डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, जो कि 1D 2D 3D और उनके डिफरेंट टाइप्स, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहां पर पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की पैकिंग करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है दैट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड में जो भी कण है, पार्टिकल्स है, जो उसका स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, होल स्पेस, उसको हम बोल देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी के बाद हम पढ़ेंगे वॉइड्स एंड देयर टाइप्स। अब वॉइड्स क्या होती है, जब सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पैक होते हैं, तो पैकिंग के ड्यूरिंग कुछ स्पेस वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाता है। उस खाली स्पेस को हम एज अ ट्रीट करते हैं, या उसको बोलते हैं हम वॉइड। और वॉइड के बाद हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने तरह की वॉइड्स क्रिएट होती हैं, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्यों पढ़नी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, यूनिट सेल का मास निकालना है, तो यूनिट सेल की डेंसिटी हमको पता होनी चाहिए। इसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और उस फॉर्मूले का यूज हम मास, नंबर ऑफ आइटम्स और उसके वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करेंगे यूनिट सेल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और इस पे बोर्ड में बहुत सारे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे सारा कुछ है ना, तो सब कुछ हमको पढ़ना है। उसके बाद जो होता है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स क्या है, जब सॉलिड्स में पैकिंग होती है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है, कुछ दोष, कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको हमने पढ़ना है। डिफेक्ट्स जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के यहां पर होंगे, एक पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं और एक इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इनकी हम डीपली स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि सॉलिड्स में कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट दीज आर नोन एज कंडक्टर्स, और कुछ कंडक्ट नहीं करते हैं, कॉल्ड इंसुलेटर्स, और कुछ क्या करते हैं, बहुत कम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इस तरीके से हम सॉलिड्स को क्लासिफाई भी कर पाएंगे 3 कैटेगरीज में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, चुंबक अप्लाई करते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, तो वह
किस तरीके से बिहेवियर शो करता है चुंबक या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसके बिहाफ पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर पाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे आपने पढ़े होंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको हम स्टडी करने वाले हैं। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा था, उसका रीजन ये है कि हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फिनिश भी हो जाएगी। हमको यूनिट फिनिश नहीं करनी है, हमको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है और हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है। इसीलिए मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारे बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही नहीं आता है, कहीं से कुछ भी आता है और टफ आता है, तो उसका हमारा जो बेस क्लियर होगा तो हम अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैटर। व्हाट हैपेंड? दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है क्या? सर पढ़ाने आए थे सॉलिड स्टेट, पढ़ाने लग गए मैटर। भाई सॉलिड स्टेट भी तो मैटर का ही पार्ट है। मुझे पक्का पता है आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th और 11th में मैटर के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी की होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, लगभग 40 to 50%, जिन्होंने मैटर की डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके बारे में स्किप करके पढ़ा होगा और है ना, उनको मैटर की एलिमेंट्री नॉलेज नहीं होगी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ऐसे हो सकते हैं जो 5 स्टेट्स हैं उनकी नहीं होगी एलिमेंट्री नॉलेज। लेकिन मैं चाहता हूं जिन्होंने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लेंगे, और जिन्होंने अगर पढ़ रखा है वेल एंड गुड, उनका यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा और उनकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिकॉल हो जाएगी और परमानेंटली सेव हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। और मैटर क्या है सबसे पहले बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। फॉर एग्जाम्पल यू, मी, चेयर जिसपे आप बैठे हैं, बेड, सोफा, टेबल, टेबल के ऊपर बॉटल रखी है, बॉटल में पानी है, ये बोर्ड। यानी आप कह सकते हैं जो कुछ भी आपको सराउंड किए हुए वो सभी के सब क्या है? मैटर है। यानी सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज मैटर। क्या बोला मैंने? रिपीट करो, एवरीथिंग इज मैटर। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपके, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, सीबीएसई के हो, स्टेट बोर्ड्स के हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेईई मेंस और नीट हो। सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला जो हमारा फोकस है वो अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन करना, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे हम अपनी जो फंडामेंटल नॉलेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से क्या कर पाए? तैयार कर पाए। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या हुआ है, सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टैब्स भी आ रहे हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे सारे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टैब्स क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। होने को तो बहुत सरल होते हैं, उनमें लिखना कुछ नहीं पड़ता है, बहुत इजी है, आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आपको हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और प्रिपरेशन करनी है। होप दैट आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, हार्ड वर्क करिए, है ना, आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे और अच्छी नॉलेज भी गेन करेंगे। सही है ना? मार्क्स गेन करना ही अच्छी नॉलेज नहीं होती है, मेन होता है हमारा लॉजिकल, है ना, थिंकिंग का वे, किस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है ना। हमारी लॉजिक जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बता दिया है, डिफाइन बता दिया आपको पीछे, ठीक है, एग्जांपल्स बता दिए। अब बात करते हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। मैटर 5 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है और ये 5 जो स्टेट्स हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं।
पहली कैटेगरी ऐसी जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, और रूम टेम्परेचर कौन सा होता है? जिस टेम्परेचर पे हम और आप लोग रहते हैं वो रूम टेम्परेचर है। सही है ना? तो पहली कैटेगरी में 3 स्टेट्स आती है मैटर की, एक सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट और तीसरी क्या होती है? गैसियस स्टेट। सेकंड कैटेगरी में ऐसी स्टेट आती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, और वो होती है कौन सी? प्लाज्मा। थर्ड कैटेगरी में ऐसी स्टेट आती है जो लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे इन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। उसके बाद हम फोकस करेंगे अपने मेन टॉपिक दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है एट 1 atm प्रेशर। बात समझ गए मेरी? तो 1 atm प्रेशर है ना, पे एग्जिस्ट करेंगे किसमें? सॉलिड फॉर्म में। तो वो कौन से हैं भाई? जैसे ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, टेबल हो गई, चेयर हो गई, सोफा हो गया, बेड हो गया, मेटल्स के डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए, यानी जिनको आप अपने हैंड में होल्ड कर पाए, वो सभी के सभी क्या हैं? सॉलिड हैं। इन दिस सॉलिड स्टेट constant particles are closely packed due to the strong intermolecular forces of attraction between the particles। यानी पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है इट बिकम्स नेग्लिजिबल। सही है ना? यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, जिसके कारण क्या होता है? इनका जो शेप और वॉल्यूम है दोनों के दोनों कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो डेफिनेट कैसे भाई इनका शेप, आप क्रिकेट बॉल ले लो, चाहे पॉकेट के अंदर डाल लो, चाहे डेस्क के ऊपर रख दो, चाहे है ना किसी बैग में डाल दो, उसका जो शेप है वो वैसे ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर होगी बात? फिर बात करें हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से अबव होता है एट 1 atm प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, है ना, ये सभी के सभी क्या है भाई? लिक्विड्स है। अब लिक्विड्स में क्या होता है? इन द लिक्विड स्टेट कांस्टेंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इसमें कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। इसमें होते हैं लूजली पैक्ड ड्यू टू दी वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स, जिसकी वजह से इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स, और पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? इजीली मूव कर सकते हैं। और इजीली जब मूव करेंगे तो आपको पक्का पता है इनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगा, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे आप 1 लीटर वाटर ले लें, 1 लीटर वाटर को या बॉटल के अंदर रखें, या बकेट में डाल दें, या मग में डाल दें, या कोई और भी आपका बाउल है उसमें रख दें, उसका क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन उस लिक्विड का, वाटर का जो शेप है कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर बात करें हम यहां पर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट में ऐसे सब्सटेंसेस आएंगे जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों के दोनों कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर से बिलो होते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, सिलेंडर में जो आप खाना बनाते हैं घर पर रखिए, ठीक है, या आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं। ये सभी किसके एग्जांपल है? गैसियस स्टेट के एग्जांपल है। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टू मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, और जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो भी बहुत लार्ज होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दीज आर नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के बेस क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्विकली मूव कर सकते हैं। अब जब क्विकली मूव करेंगे तो इसी वजह से इनकी फ्लूइडिटी बहुत हाई होती है। बात समझ में आ गई? और जब पार्टिकल्स का भाई पता है स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर, है ना, तो यहां पर इनका जो वॉल्यूम है और इनका जो शेप है दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं। यानी जिस कंटेनर में आप गैस को रखेंगे, गैस उसी कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी और उसका शेप ले लेगी। क्लियर है ना? ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बात करूं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी में पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर थर्मल एनर्जी हायर है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। जैसे
यहाँ पर गैस है, गैस के पार्टिकल दूर दूर इजिली मूव कर सकते हैं, तो इनकी सबसे ज्यादा क्या होती है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। इधर से इधर जाने पर थर्मल एनर्जी डिक्रीज होती है और इधर से इधर आने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर है, दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बात समझ में आ गई। फिर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सा है, गेस करें। ये प्लाज्मा ब्लड वाला नहीं है और ना ही ब्लड का जो प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही है कहां, कोविड-19 कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, वो भी नहीं है। तो बताओ कौन होगा, गेस करो। एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा टीवी वाला, नाम सुना ना प्लाज्मा टीवी का, वही वाला प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है CFL बल्ब वाला, जो बल्ब लगाते हैं घर में हम। ये प्लाज्मा है नियॉन लैंप वाला। ये प्लाज्मा है फ्लोरेसेंस लाइट वाला। समझ में आए ना बात। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ आयनाइज्ड गैस। क्या होती है, आयनाइज्ड गैस होती है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्या, आइंस, जिनको हम बोलते हैं क्या, कटाइंस। क्लियर है। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। यानी इस स्टेट ऑफ मैटर में आइंस होते हैं, कटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी वजह से क्या हो जाती है, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन नेचर। समझ में आ गई बात। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। माइंड कर लीजिए अच्छी तरीके से, सारी चीजें रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है ना। तो ये थी हमारी प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ मैटर, दैट इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बैग। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट अंडर द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जब हम किसी डाइल्यूट गैस, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स को क्या करते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नियरली 0 केल्विन पर ठंडा करेंगे, तो हमको जो स्टेट मिलती है उस स्टेट को बोलते हैं हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में मैंने बोला 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे या कंडेंसेट करेंगे हम सब्सटेंस को। भाई 0 केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं कर सकते हम, इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ऐसा मानते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये स्टेट मिलेगी। क्लियर है। और 0 केल्विन टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना बोला, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर होगी बात। तो इसमें बताऊं दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक मैंने यहां पर अंडरलाइन कर रखा है क्या, डाइल्यूट गैस। अब डाइल्यूट गैस क्या होती है, डाइल्यूट गैस ऐसी गैस होती है जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो होती है, या गैस कैसी होगी, हल्की होगी। क्लियर है। दूसरा मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये बोसॉन्स। अब बोसॉन्स क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स कंडेंसेशन के बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाते हैं, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्या, बोसॉन्स। यानी कोई भी पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने में, उन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, एक क्लियर हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक, सॉलिड स्टेट। क्लियर है। तो सॉलिड स्टेट में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बता दी है। कुछ जो इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इन द सॉलिड स्टेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना, ये पढ़ा है। और बताया कि इन द सॉलिड स्टेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये भी क्लियर है, सही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं सॉलिड्स, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसका रीजन क्या है, सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड। अब क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस मैंने बताया क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर आप इन पे फोर्स लगाएंगे
या आप प्रेस पर लगाएंगे तो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होते। जब पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमें एक ओवरऑल कैसी स्ट्रक्चर मिल जाती है, रिजिड स्ट्रक्चर मिलती है। क्लियर है। फिर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दैट इज, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इज वेरी लो। सॉलिड्स का जो वेपर प्रेशर है लो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्या है, टाइटली पैक्ड है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपस में इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इनको अब मैं अगर थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करता हूं या एनर्जी देता हूं तो ये इजीली वेपोराइज नहीं होंगे एज कंपेयर टू द लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या है, पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड है, इनको जरा सी भी एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल्स इजीली स्केप होकर क्या बना देते हैं, वेपर फेज, या वेपर फेज में चले जाते हैं, वेपर बना देंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इनका जो क्या है वेपर प्रेशर है वो बहुत लो होता है या नेग्लिजिबल होता है। भाई बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, सॉलिड डिफ्यूज एट अ नेग्लिजिबल रेट। सॉलिड्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल रेट के साथ डिफ्यूज होते हैं। जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं सॉलिड डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें सॉलिड्स डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन शो क्यों करेंगे, है ना, वो बताएंगे आपको एमॉर्फस सॉलिड्स, जो हम ग्लास पढ़ेंगे वहां ग्लास के बारे में प्रॉपर्टीज बताएंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं इनकी डिफ्यूजन के रेट नेग्लिजिबल इसलिए है, तो पार्टिकल्स क्या है भाई, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, एकदम क्या है, टाइटली पैक्ड है, इसलिए वो मूव करेंगे नहीं। भाई बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इनका डिफ्यूजन सॉलिड से कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है किसमें होती है, गैसेस में होती है। तो गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल क्या है, रैपिडली मूव करते हैं, इसलिए इनकी फ्लूइडिटी बहुत हाई होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इन दी सॉलिड स्टेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन ओनली ऑसिलेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं या ऑसिलेशन कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स पे आप अगर फोर्स लगाते हैं या एनर्जी लगाते हैं तो पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है ना। इसीलिए इनमें जो पार्टिकल्स है केवल और केवल क्या एनर्जी लेने के बाद क्या करेंगे, अपनी जगह पे कंपन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। जैसे आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल बेल। स्कूल बेल में जब रिंग करते हैं तो रिंग करने पे क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, हिलते हैं। जब वाइब्रेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने पे क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। जैसे नॉक कर रहा हूं बोर्ड को, क्रिएट हो रहा है, दीवार से भी क्रिएट हो रहा है, क्लैपिंग कर रहा हूं तब भी क्रिएट हो रहा है। ये क्या है, इसमें जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन के बाद क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने पे ही क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दी सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि भाई पहले बता दिया जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉम्पैक्ट इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। अब कांस्टेंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, बहुत पास पास हैं, तो आपको पता है जो सॉलिड है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी। समझ गए होंगे? इज दैट क्लियर? ये था हमारा एक है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड्स। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में मैं बताऊंगा आपको एक सिंपल सी ट्रिक जिसके बिहाफ पर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, और उनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो भी आप इजीली लर्न कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। Okay, let's move forward to our first lecture in physical chemistry of class 12 with the classification of solids। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, क्या सभी सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक जैसे अरेंज होते हैं, उनमें एक जैसी क्लोज पैकिंग होती है? बताइए बताइए बताइए। नहीं ना, होती है? नहीं होती है, क्योंकि अगर हम देखें जो सॉलिड्स हैं उनकी स्टडी करें तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
और सॉलिड्स में जब हम उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पर स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं सॉलिड दो तरीके के होते हैं। सही है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज CPS। ब्रीफ में लिख रखा है मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। सही है ना, और आपको पता है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इज दैट क्लियर? जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिहाफ पर सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमें दो कैटेगरीज में सॉलिड्स मिलते हैं। पहली कैटेगरी के जो सॉलिड है वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी कैटेगरी के जो सॉलिड्स हैं वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स की ओर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज दिख रहे हैं विद DGP। अब DGP क्या है बोलिए? एक पुलिस वाला DGP नहीं है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कहीं समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं। इसकी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं आपको, क्या है? डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। क्या बोला मैंने? डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। और एक चीज याद रखें, जब कभी भी आप अपने स्कूल की या बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में लिख के आएंगे तो शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, DGP नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। अगर शॉर्टकट लिखेंगे तो आपको नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे। मेरी तो मजबूरी है लिखना है, यहाँ पर बोर्ड मेरा छोटा है, मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आपको, है ना, टाइम बचाना है। क्लियर है? तो DGP का मतलब समझ गया, वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। याद हो गया? ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैं बताऊं डिफाइन प्रॉपर तरीके से। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, लिख भी रहे होंगे, ठीक है, कॉपी पेन रेडी रखिए, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, पहले आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुन लें, ठीक है? कहीं बीच में चीजें हम स्किप करके तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आप पॉज करिएगा और पूरा बाद में उतार लेना अच्छी तरीके से, लेकिन पहले अच्छे से सुनिए, उसको लर्न करने का प्रयास करेंगे और डेफिनेटली आपको चीजें आसानी से लर्न हो जाएगी। नोट्स बनाना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम के समय याद करने में आसानी होगी। सही है ना? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मैंने जैसे अभी बताया, इन दी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। देख रहे हैं आप, विद डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। क्या बोला? डिफाइन करो, दोबारा से रिपीट करो। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर विद डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। क्लियर हो गया? देख रहे हैं यहाँ पर तो अरेंजमेंट है क्या, एक ही तरीके का, एकदम एक ही तरीके के अरेंजमेंट को या डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं सभी के सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये दिखा रखा मैंने, इसमें एक ही तरीके की लेयर्स है, इसमें दो तरीके की लेयर्स हैं, एक लेयर ए है और एक लेयर बी है। बी में मैंने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है और ए को किससे, सर्कल से, व्हाइट सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे आप। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं डायमंड, ग्रेफाइट, मेटल्स और उनके एलाइज, शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा, और क्वार्ट्स भी यहाँ पे एग्जांपल आपने लिखा हुआ है, और भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो मैंने एक टर्म यूज किया है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न से क्या मतलब है? कहने का मीन्स ये हुआ, जब कभी भी कोई सॉलिड उसमें पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो रहे हैं तो वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक उनकी ज्योमेट्री डेवलप होती है, एक शेप डेवलप होता है, एक उनकी इमेज डेवलप होती है। जैसे आपकी भी एक इमेज है, मेरी भी एक इमेज है, और भी किसी की इमेज होगी। इमेज में सिमिलैरिटी हो सकती है कुछ, लेकिन बहुत से इमेज ऐसी हो सकती है जो एकदम अलग भी होंगी, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनकी एक अपनी पर्टिकुलर इमेज होगी जिसके बिहाफ पर वो पहचाने जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और शुगर, दोनों के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें नजर आते हैं कैसे, क्यूब लाइक शेप के। कैसे बोला? क्यूब लाइक शेप की तरह नजर आते हैं। आप घर में चीनी लाते होगे, चीनी के चाहे बड़े क्रिस्टल लो या छोटे क्रिस्टल लो, वो कैसे होते हैं? क्यूब्स की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर उनकी हम स्टडी करें, है ना, तो देखते हैं उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक टाइप के होते हैं। वो बात अलग है, लेकिन आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो सिंपली कैसे दिखेंगे? क्यूब्स की तरह ही दिखेंगे, और वो कभी भी अपनी ज्योमेट्री को नहीं छोड़ते हैं। क्या बोला मैंने? ज्योमेट्री का मतलब वो अपने शेप को नहीं छोड़ते, चाहे वो छोटे पार्टिकल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो या बड़े पार्टिकल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो, चाहे आप उनको पाउडर कर दें, बहुत छोटा छोटा डिवाइड कर दें, लेकिन उनमें जो क्रिस्टल्स जो शेप होगा वो कैसा रहता है? क्यूब शेप में ही रहेगा। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड, दैट इज द रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, और इन क्रिस्टल्स को आप देखोगे एकदम कैसे दिख रहे हैं आपको?
बोलिए, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। और इसमें भी छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए, अगर ध्यान से देख पाए आप, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है, और एक अलग से वीडियो एडिट कर दूंगा इनके लिए, दिखाने के लिए। ये जो नमक मिलता है दुकानों पे ना, यूज करते हैं, पहले यही खाने के लिए यूज करते थे हम, तो अब अपने जानवरों के लिए लेके आते हैं। आप सब लोग टाटा नमक यूज करते हैं ना, तो आप देख रहे हो, इस पर ध्यान से देखिए, देख रहे हैं, ये बहुत सारे क्यूब्स है मेरे पास। इनकी जो स्ट्रक्चर है एकदम किसकी तरह है बोलो, कैसे, डाइस की तरह इनकी स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देख लिया सभी ने, ठीक है। इनमें भी बहुत छोटे छोटे क्यूब्स लगे हुए हैं, ठीक, ओके। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। अब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है? जो एमॉर्फस वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड होता है एमॉर्फस, और एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। क्लियर हो गया? नो फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यानी इनका कोई अपना शेप नहीं होता है। और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, विदाउट डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न। यानी आप कह सकते हैं इन द एमॉर्फस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर ऑर्डर विदाउट डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फ्यूज्ड सिलिका, है ना, और वुड, लकड़ी होती है, वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक चीज, एक क्वेश्चन भी उठता है कि यहां पर बताया गया है कि दीज सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। क्या बोलते हैं इनको? स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्यूडो सॉलिड? भाई ये देखने में तो सॉलिड है, लेकिन क्या सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी ये फेक सॉलिड है एक तरीके के। इनका ना तो खुद का शेप है, ना तो इनकी कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है। इसीलिए एक तरीके के ये आभासी, छदम, झूठे, फरेबी ऐसे सॉलिड है ना। तो इसीलिए इनको हम बोल देते हैं क्या? स्यूडो सॉलिड्स। बात समझ आ गई? फिर यहां पर हमने एक ब्रीफली लिखा है, इट दीज आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या बोला? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है, इनको जब बनाया गया है तो ऐसा लगता है कि लिक्विड्स को ठंडा करके सॉलिडिफाई कर दिया गया, जैसे ग्लास, ठीक है। ग्लास को हम कहते हैं क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है? क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स है, इनमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो कुछ होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दीज कैन फ्लो अंडर दी सर्टेन कंडीशंस, है ना। इनमें मूव करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स है, दीज कैन डिफ्यूज एट अ नेग्लिजिबल रेट। इनमें डिफ्यूज करने की टेंडेंसी होती है, और डिफ्यूज करने की टेंडेंसी की वजह से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ग्लास होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि उनके जो विंडो ग्लास होते हैं, दीज आर थिकर एट द बॉटम एज कंपेयर टू द अपर साइड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ग्लास के, वो रेगुलरली क्या होते रहते हैं? नीचे की ओर मूव करते रहते हैं, यानी फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो विंडो ग्लास है वो बॉटम पे मोटे हो जाते हैं एज कंपेयर टू दी अपर साइड और टॉप। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखें। और वहीं पर एक बात करें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपकी एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4 पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे, वहां पर दिया हुआ है कि व्हाई इज ग्लास कंसिडर अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों समझा जाता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, क्लियर है ना, याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर एक बात और यहां पे करते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स में एक टेंडेंसी होती है, बहुत से ऐसे एमॉर्फस सॉलिड्स हैं which convert into the crystalline solids under the some conditions। जैसे एक फिनोमिनन होता है अनीलिंग का। क्या बोला मैंने? अनीलिंग, यहां पे लिखा हुआ मैंने, क्या होता है? अनीलिंग, ठीक है। अनीलिंग क्या होती है बताइए? अनीलिंग में क्या होता है कि जो ग्लास होता है उसको हम जब एक स्ट्रांगली हीट करते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ग्लास मिल्की नजर आता है। कैसा नजर आता है? मिल्की। यानी जो एसेंट बिल्डिंग्स हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके विंडो ग्लास जो होते हैं वो मिल्की दिखाई देते हैं, या ग्लास के और भी जो आर्टिकल्स हैं लंबे समय के बाद उनमें मिल्कीनेस प्रोड्यूस हो जाती है। वो क्यों हो रही है? बिकॉज जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं उसमें विंडो ग्लास जो लगे हुए हैं वो दिन में सनलाइट से क्या होते हैं? गर्म होते रहते हैं, और रात को ग्रेजुअली ठंडे होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आ जाती है, और इसी वजह से वो हमें कैसे? मिल्की दिखाई देते हैं। याद रखना, क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ रखा है, क्लियर है? तो ये तो था हमारा क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स।
जिसमें हमने इनको इनका इंट्रोडक्शन किया और डिफाइन किया। अब आगे हम पढ़ेंगे, है ना, इनकी कंपैरेटिव स्टडी, दैट इज द डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिस्टिंग्विश करें उससे पहले हम दो टर्म्स पढ़ लेते हैं जिससे डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, और आइसोट्रॉपी को आइसोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो एन आइसोट्रॉपी जो टर्म है वो मेनली किसके लिए है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यूज होगा, और आइसोट्रॉपी वो अमॉर्फस सॉलिड्स में यूज होगा। इसीलिए मैंने पहले एन आइसोट्रॉपी लिखा है, बाद में आइसोट्रॉपी लिखा है। बात समझ में गए? तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एन आइसोट्रॉपी और लिखेंगे, उसके बाद में समझाते हैं। ठीक है, लिखिए, when the values of physical properties of solids such as resistance, electrical conductivity, thermal conductivity, luster, refractive index, mechanical strength, etc. are not identical in all the directions. Are not identical in all the directions is known as what? Anisotropy, and the solids are called anisotropic in nature, and the solids are called anisotropic in nature. Is that clear? फिर लिखेंगे, this phenomenon of anisotropy is shown by crystalline solids, क्लियर हो गई बात? अब मैं बात करता हूं कि मैंने बोला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी, यानी आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर यहां पर हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने ले लिया, माना मैं 3 एक्सेस होती है, आपको पता ना, इस एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊं, अगर मैं ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जाता हूं, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी भाई? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ए वाली कौन सी है? माना जेड एक्सिस है। समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस एक्सिस के अलोंग जाता हूं तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? ये इस तरीके का है, यानी एक जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग जाता हूं तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ब्लू डॉट सर्कल आ रहा है, व्हाइट ब्लू डॉट सर्कल, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। यहां पे पार्टिकल का अरेंजमेंट लगभग वाई एक्सिस की तरह ही है, लेकिन क्या है यहां पर क्या है, ये हो गया कैसा, बोलिए, हॉरिजेंटल हो गया, और ये कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा तो इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टिंग वायर की, अगर आपके पास कंडक्टिंग वायर है तो आपने पढ़ा है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, अलोंग द लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब आप वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बात समझ आ गई? यानी इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग है और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। बात समझ में गए होंगे? फिर बात कर रहे हैं हम आइसोट्रोपी की, तो आइसोट्रोपी इसका अपोजिट होगा, क्योंकि अगर लिखना चाहे तो लिख लो, वरना तो आप समझ ही गए होंगे, लिख लीजिए। When the values of physical properties of the solids are identical in all the directions, in all the directions, in all the directions is known as isotropy or isotropism, and solids are called isotropic in nature, and this phenomenon is shown by the amorphous solids. ऐसा क्यों हो रहा है देख लीजिए यहां पर भी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखिए कहां जाएंगे भाई, ये वाई एक्सिस हो गई मान लिया,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है, जेड एक्सिस है। तो इन तीनों ही एक्सिस में क्या है, अरेंजमेंट क्या आपको अलग अलग मिलना है, क्योंकि भाई यहाँ तो डेफिनेट अरेंजमेंट था, डेफिनेट डिसिप्लिन में था, डेफिनेट ऑर्डर में था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट कोई डेफिनेट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है क्या रैंडमली अरेंज्ड है, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ और है। तो इनकी प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में ले चाहे इस डायरेक्शन में ले, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बात समझ गए होंगे, इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने के बाद स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। इधर मैं लिखूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इधर लिखूंगा अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, आप भी ऐसे ही लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, एक चीज बताई है मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसके बिहाफ पर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में, यही बताया था ना। तो वो सिंपल सी ट्रिक क्या है, वो सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप यूज करते हैं रोज लगभग आजकल कम कर रहे होंगे, खूब छुट्टियां हैं और आप सो भी रहे होंगे ज्यादा। अगर आपको जल्दी उठना होता है तो आप क्या करते हैं, बोलिए, मोबाइल में क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। सुबह जल्दी उठना होता है ना, लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो वही मेरी ट्रिक है, अलार्म, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं और आप भी लिखेंगे, मगर उससे पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ऐसे याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, बस रटोगे तो फटोगे, डायलॉग याद रखना मेरा ही अपना। तो अलार्म की स्पेलिंग आपको पता है, ALARM, अलार्म हो गया, ठीक। और यहां पर इसमें मैं ES जोड़ा तो हो जाएगा अलार्म्स। बात समझ में आ गई। तो ए का मतलब क्या, यहां पर ए से मतलब है यहां पर अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट, ठीक है। पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसको एक एक करके समझाऊंगा फिर। और एल से मतलब है क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इससे मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बात समझ आ गई। फिर ये से मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आर से मतलब क्या है, रेगुलर कटिंग, रेगुलर कटिंग। और एम से मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स, क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट्स। एम फॉर मंकी पढ़ा होगा, आज क्या पढ़ रहे हो, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट्स। ई फॉर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सही है ना। और ई का मतलब, सॉरी, एस का मतलब क्या है, यहां पर होता है एस का मतलब सिमेट्री से, सिमेट्री, ठीक है। एक और आप लिख सकते हैं यहां पर एंट्रोपी, वो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, एंट्रोपी तुम्हारा जनरली बुक्स में दिया नहीं जाता तो मैं समझा दूंगा एंट्रोपी वाला पॉइंट। ये हमारे हो गए कितनी प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टीज है, याद हो जाएंगी। ये अलार्म याद रखना, उसके बिहाफ पर आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई, आधा डिस्टिंग्विश हो चुका है। क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है, और इसकी जो डिमेरिट्स हैं वो मैं यहां लिखूंगा, ये इसके मेरिट्स हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, और वही जो इसकी मेरिट्स होंगी वो इसकी क्या होंगी, डिमेरिट्स होंगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है आपको पता है कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर विद डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न। डेफिनेशन से हो जाएगा क्लियर। पहला जो पॉइंट है किससे क्लियर होगा भाई, डेफिनेशन से, डेफिनेशन से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, इसका भी हो जाएगा ये सेम डेफिनेशन से, बात समझ आ गई। फिर दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उसमें क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। और इनमें कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सही है ना। अब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज क्या होता है, देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स क्या है, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न है। तो इनमें क्या होता है, रेंज कितनी भी लॉन्ग रेंज में आप जाएंगे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होता है, वो लगभग एक जैसा ही होगा। समझ रहे मेरी बात। जैसे मैं मानू ये बोर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जो पैटर्न अरेंजमेंट का यहां पर पार्टिकल्स का वही यहां पर होगा, वही यहां होगा और वही यहां पर होगा। यानी पूरे
बोर्ड में अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें अरेंजमेंट लगभग सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। भाई हम बात करें शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते कौन से, एमआरएफ सॉलिड्स। क्यों है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज है, तो उनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न तो है नहीं, इसलिए पार्टिकल कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पोर्शन में देखेंगे क्या, यहाँ पे अलग दिख रहा है, इस रेंज में इस वाले एरिया में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, यानी एक जैसा अरेंजमेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। समझ गए, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। फिर अगले हम बात करते हैं, दीज आर कैसे होते हैं, एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, जैसे रेजिस्टेंट, मेटेलिक, लस्टर या कुछ भी आप बोल सकते हो। सही है ना, जो मैंने जितनी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन कराई अभी। और ये कैसे होते हैं, बोलो, ये होते हैं कैसे, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बात समझ आ गई। फिर हमने बोला अगला पॉइंट एक है ना, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, जब इनको शार्प एज टूल से काटेंगे तो ये रेगुलर कटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विद स्मूथ एंड प्लेन सर्फेसेस। बात समझ आ गई, लिख लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो रेगुलर कटिंग विद प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, अगर आप इनको काटोगे तो आपको रेगुलर कटिंग से मतलब ये है, एक तरीके से मिरर इमेज मिलेगी, बिल्कुल एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा, इक्वल तरीके से काटेंगे। जैसे मैंने ये हाथ है, इसकी क्या होगा, मिरर इमेज एक तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐसे ढक जाएगा बिल्कुल। वहीं पर आप बात करें किसकी, एमआरएफ सॉलिड्स की, ये कैसी कटिंग शो करेंगे, अगर ए रेगुलर कटिंग शो कर रहे हैं तो ये कैसी करते हैं, इरेगुलर कटिंग। ये कैसे प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसेस के साथ करते हैं, ये कैसे करते हैं, रफ सर्फेसेस के साथ करते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे कैसे, these show irregular cutting with rough surfaces। जैसे मैं बात करूं, ग्लास लाया हो कभी घर पे विंडो ग्लास लगाने के लिए, तो आपने देखा होगा जो ग्लास जब काटते हैं डायमंड से, तो ग्लास में जो उसके सरफेस है वो रफ लगते हैं। टच करके देखा, जैसे वुड है, वुड को काटेंगे तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, खुरदरापन होगा, है ना, क्योंकि उनमें पार्टिकल कैसे इरेगुलर तरीके से अरेंजमेंट है। तो इसलिए पार्टिकल जब काटोगे तो देखो ऊंचा नीचे कटेगा, देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, एकदम बराबर पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इधर क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट एंड चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करोगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है ना एक डेफिनेट रेंज वाला होगा। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर आएगा तो ये तुरंत एकदम से मेल्ट हो जाएंगे। जबकि हम बात करें यहां पर क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दीज डू नॉट हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। यानी ये अचानक से लिक्विड में चेंज नहीं होंगे। जैसे आप प्लास्टिक ले रहे हैं, आपने प्लास्टिक को कभी पिघलाया हो तो आप देखेंगे प्लास्टिक पहले क्या होगी, सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होने के बाद क्या होगी, वो सिकुड़ने लगती है और उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही क्या होती है कि पिघलती जाएगी। यानी ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इट कंटिन्यू टू मेल्ट, यानी वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट तो होगा, लेकिन वो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा मेल्ट होगी। बात समझ रहे हैं, तो डेफिनेट होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, सही है, लो भी होगा और डेफिनेट भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है भाई, बताइए, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, डेफिनेट होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बोलिए शार्प है और कैरेक्टरिस्टिक वाला है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है भाई, बोलो शार्प नहीं होता, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है एमआरएफ सॉलिड्स की, वो भी कैसी होगी, बोलिए डेफिनेट नहीं होती है। क्लियर हो गई। फिर वहीं पर बात करें हम सिमेट्री की। सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सिमेट्री के बिहाफ पर हम क्रिस्टल्स को आसानी से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है केवल और केवल कौन रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एमआरएफ सॉलिड्स सिमेट्री शो नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पजेस सिमेट्री, ठीक है,
और इसमें लिख देंगे दे डू नॉट पजेस सिमेट्री। तो इनमें जो सिमेट्री होती है कितने 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है आगे आप पढ़ेंगे। एक होती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मैं ब्रीफली लिख रहा हूं, एओएस एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और एक होती है कौन सी, बोलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक होती है कौन सी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। दे डू नॉट शो सिमेट्री। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, बात करें आगे, ठीक। तो मैंने एक और बोला था कि मैं एक और पॉइंट भी बता सकता हूं या यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर मैं कोरिलेट करूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने बोला अगला जो पॉइंट चाहे तो आप लिख सकते हैं एंट्रोपी वाला। क्या बोला मैंने, एंट्रोपी का पॉइंट लिख सकते हैं, एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी वाला अगला पॉइंट बताएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। एंट्रोपी पढ़ी ना आपने सबने, एंट्रोपी 11th में, ठीक है। एंट्रोपी के बिहाफ पे हम बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनमें पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। जब रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो इनमें क्या होगा भाई, रैंडमनेस होगी, नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। जहां पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, जहां पर जितनी ज्यादा डिसऑर्डर होती है, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज है, यहाँ पे डिसऑर्डर होती है, यहाँ पे डिसऑर्डर नहीं होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, और इनकी जो एंट्रोपी होती है बहुत हाई होती है। क्या बोला, समझ आ गई ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इनकी एंट्रोपी के बिहाफ पर आप डिफाइन भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर डिफाइन नहीं किया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट डिफाइन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। आपने 11 में पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें आपने पढ़ा था एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल इज 0। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे पीस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। इनकी जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पे क्या होगी, 0 होगी। इनकी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एंट्रोपी 0 हो जाए। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा था क्या भाई, फर्स्ट लेक्चर, इसे हमने पढ़ लिया, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसमें आप बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप 100% मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा होगा तो आप करेंगे वो, ठीक है, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज डिसलाइक जरूर करें। तो प्लीज, है ना, अपनी जो राय है वो दें और आगे बढ़ें, ठीक है, हम भी और आप भी। और अपना विशेष ध्यान रखिए, कोरोना से बचा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर इधर उधर ना निकले। और सेकंड लेक्चर में जब आएंगे उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वहां पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग केमिया केमिस्ट्री क्लासेस द कॉन्सेप्ट बूस्टर। टेक केयर, गुड बाय।